सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां मामूली से दिखने वाले पत्थर और धातुएं जीवन बचाने वाली दवाइयां बन जाती थीं। सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना? पर यह सच है। आज हम इसी रहस्यमयी दुनिया में उतरने वाले हैं, जिसे रसशास्त्र या आयुर्वेदिक रस सिद्धि कहते हैं। और ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये सब इन्हीं प्राचीन ग्रंथों पर आधारित हैं। मतलब ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे सदियों का गहरा अध्ययन और कह सकते हैं कि कई प्रयोग भी हैं। तो आखिर इस पूरे विज्ञान का सेंटर पॉइंट क्या था? इसका सबसे बड़ा रहस्य क्या था? असल में सब कुछ एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूमता है कि आखिर उन पुराने जानकारों ने, उन कीमियागरों ने उस एक चमकीली, तरल और हाथ से फिसल जाने वाली धातु को काबू में कैसे किया? वो धातु जिसे पकड़ना ही अपने आप में एक चैलेंज था। रसशास्त्र की पूरी कहानी का जो हीरो है वो है पारद, यानी पारा, मर्क्यूरी। ये एक ऐसा अनोखा पदार्थ था जिसने सदियों तक वैज्ञानिकों को उलझाए भी रखा और साथ ही साथ उन्हें प्रेरित भी करता रहा। तो ये पारद आखिर है क्या चीज़? देखिए, इसे आयुर्वेदिक रस सिद्धि का आप कह सकते हैं फाउंडेशनल एलिमेंट माना जाता था। पुराने जानकारों का ये पक्का मानना था कि अगर इसे सही प्रक्रियाओं से सही तरीके से ट्रीट किया जाए तो ये बड़ी से बड़ी लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। लेकिन यहाँ एक पेंच था। मकसद सिर्फ पारे का इस्तेमाल करना नहीं था। असली चैलेंज था इसे संस्कारित करना, मतलब इसे प्योरीफाई करना। ऐसा क्यों? ताकि पारे के अंदर जो औषधीय गुण छिपे हैं वो तो जाग जाएं और उसका जो जहरीला असर है वो पूरी तरह खत्म हो जाए। तभी तो ये इंसानों के लिए सेफ होगा। अब सोचिए, पारे जैसे एक इतने शक्तिशाली, इतने वॉलेटाइल एलिमेंट को बदलने के लिए यकीनन कुछ खास चीजों की जरूरत तो पड़ती होगी। और ये कोई आम जड़ी बूटियां या सामग्रियां नहीं थीं। नहीं, ये थीं उस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की चाबियां। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इन सहायक पदार्थों का जो क्लासिफिकेशन था वो बड़ा ही साइंटिफिक था। मतलब उन्हें इस आधार पर बांटा गया था कि वो पारे पर कितना असर डालते हैं और कैसा असर डालते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन एक तरह की हायरार्की थी, एक पिरामिड जैसा। सबसे ऊपर टॉप पर थे महारस, ये थे सबसे शक्तिशाली सुप्रीम मिनरल्स। उनके नीचे आते थे उपरस और फिर साधारण रस। आज हमारा फोकस रहेगा इस सबसे ऊंची वाली कैटेगरी पर, यानी महारस। तो ग्रंथों में महारस को कैसे डिफाइन किया गया है? वहां साफ साफ लिखा है कि जिन खनिजों का पारद पर सबसे शक्तिशाली और लाभकारी प्रभाव होता है उन्हें महारस नामक सर्वोच्च श्रेणी में रखा गया है। मतलब असली पावर, पारे को बदलने की जो असली शक्ति थी वो इन्हीं महारसों में थी। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये 8 महारस हैं कौन से हैं वो मिनरल्स? चलिए देखते हैं इनकी ऑफिशियल लिस्ट। ये जो 8 महारसों की सबसे वाइडली एक्सेप्टेड लिस्ट है ना, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ से आती है जिसका नाम है रस रत्न समुच्चय। इस सब्जेक्ट पर इसे एक मील का पत्थर माना जाता है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है अभ्रक का, जिसे हम माइका भी कहते हैं। इसकी वो जो चमकदार परतें होती हैं उसी के लिए जाना जाता है और आयुर्वेदिक रस सिद्धि में इसकी जगह बहुत खास थी। दूसरे नंबर पर है वैक्रांत। आज के जमाने में हम इसे टूरमलीन रत्न के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो बाकी के 6 हैं वो हैं माक्षिक यानी कॉपर पाइराइट और विमल यानी आयरन पाइराइट। फिर आता है शिलाजू यानी मिनरल पेच भी कहते हैं। इसके बाद है सस्यक यानी कॉपर सल्फेट। फिर चपल जो बिस्मत का अयस्क है और आखिर में है रसक यानी जिंक का अयस्क या कैलामाइन। तो ये है वो 8 महारस, एक पावरफुल ग्रुप। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसा हर बड़ी ज्ञान परंपरा में होता है, यहां भी अलग अलग विचार थे, मतभेद थे। मतलब ये जो लिस्ट है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं थी, इस पर भी काफी बहस होती थी। भले ही रसरत्न समुच्चय की लिस्ट को स्टैंडर्ड माना जाता है, पर कई दूसरे प्राचीन ग्रंथों ने इसमें कुछ बदलाव सुझाए। और इससे एक बहुत जरूरी बात पता चलती है कि ये कोई रुका हुआ ज्ञान नहीं था, बल्कि एक इवॉल्व होता हुआ, एक विकसित होता हुआ विज्ञान था। एक उदाहरण लेते हैं। रस हृदय तंत्र नाम का एक ग्रंथ है। वो क्या करता है? वो स्टैंडर्ड लिस्ट से 2 खनिजों को हटा देता है, अभ्रक और चपल को, और उनकी जगह 2 नई चीजें ले आता है, कांतलो यानी मैग्नेटिक आयरन और हिंगुल यानी सिनाबार। और देखिए मजे की बात, सिनाबार तो खुद पारे का एक नेचुरल सोर्स है। ठीक इसी तरह एक और ग्रंथ है गोरक्ष संहिता।
उसमें भी एक छोटा सा बदलाव है। वहां चपल की जगह हिंगुल को रखा गया है। अब ये जो छोटे छोटे अंतर है ना, यही इस बात का सबूत है कि ये एक लिविंग ट्रेडिशन थी जो समय के साथ इवॉल्व हो रही थी। तो इस पूरी चर्चा का, इस पूरी जानकारी का सार क्या है? ये सब हमें रसशास्त्र की विरासत के बारे में क्या बताता है? तो देखिए, आखिर में हम ये कह सकते हैं कि महारस सिर्फ 8 खनिजों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम का प्रतीक है। एक ऐसा सिस्टम जहां प्रकृति के तत्वों को एक खास मकसद के लिए, जो था पारे को दवा में बदलना, उसके लिए बहुत ही सावधानी से क्लासिफाई किया गया था और इस्तेमाल किया गया था। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि हजारों साल पहले इतने गहरे ऑब्जर्वेशन और क्लासिफिकेशन पर बनी ये जो कॉम्प्लेक्स नॉलेज सिस्टम्स थीं, वो आज हमें क्या सिखा सकती हैं। क्या इस प्राचीन ज्ञान में आज के दौर के लिए भी कोई सबक छिपा है? सोचने वाली बात है।